पीटीआई के बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अवान साहब, अब ये बहुत सारे कानूनी नुक्तों पर बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार क्या है? एक ड्राफ्ट वो वफाकी हुकूमत को भेजने जा रहे हैं। क्या कार्रवाई इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ करवाना चाहता है? देखिए, पहले तो ये है कि जो सियासी मातमी दस्ते और उनके जो हमदर्द थे आपके टीवी के और बिहार भाई के और कुछ एक दो और छोड़ के, वो सारे लगे हुए थे कि देखिए जी सारा कुछ गया, इमरान खान गया, पीटीआई गई, तो इस वक्त उनके मुंह लटक के पाँव में पड़े हुए हैं। उनको शर्म करना चाहिए, लोगों को डिसइंफॉर्म करते हुए उनको माफी मांगनी चाहिए कौम से और वोटरों से जिनको वो झूठी बातें बताते रहे कानून पढ़े बगैर। दिस इज नंबर वन। अब आ जाए कानून क्या है। कानून वो है जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, पहला कानून जो पाकिस्तान में इंतखाबी जमातों के हवाले से बना था, वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 76 में भुट्टो ने बनाया था। उन शहीद का जो कानून बनाया हुआ था उसको इन्होंने आके फिर चेंज किया 2002 में। जनरल मुशर्रफ ने पीपीओ उसको कहा। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग होती है और साबित हो जाता है तो उस हद तक फंडिंग वो वापस खजाने में, कौमी खजाने में जमा करने के लिए वो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास केस भेज सकता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन उससे पहले दो काम होने, एक तो देंगे वो शो काज नोटिस उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसका फंड है, और शो काज नोटिस का वो जवाब देंगे। फिर शो काज नोटिस का सिर्फ जवाब नहीं होता, उसके बाद फिर हेयरिंग होती है। और शो काज नोटिस अगर जारी होता है तो उसको चैलेंज भी किया जा सकता है कोर्ट में। ये दूसरा इसका पहलू हो गया। इसका जो तीसरा पहलू है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो सिर्फ इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। बाकी अगर कुछ उन्होंने जो लिखा है, जिस तरह आप पेज नंबर 66 के ऊपर अगर जाएं तो ए से लेकर एच तक उसमें इंतहाई बड़ी बड़ी गलतियां हैं, और बड़ी बड़ी गलतियां कोई अमालिया जितनी है वो कोसार जितनी या हमारे मार्गला जितनी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक जो अभी मैं सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करूंगा, थोड़ी देर में हमारी मीटिंग होगी उसमें फिर इंशाअल्लाह अजीज हम उसको देख रहे हैं। तो जो उसको एक मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर से जो गए हुए लोग हैं उनको किस तरह से फॉरेनर करार दिया जा सकता है। तो वो बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे हम, और सामने आने वाली हैं। अच्छा, इसमें एक पहलू, ये दूसरा पहलू इसका हो गया। इसका तीसरा और सबसे बड़ा पहलू ये है कि पाकिस्तान में कोई 300 कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी प्रोब करने के लिए, जिसमें ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके ऊपर इल्जाम आया कि किसी ने लीबिया से कोई टायरों में पैसे भर के ले आया था, और भी इल्जामात लोगों के ऊपर लगते रहे। जो 2017 की जजमेंट आई उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो लास्ट आर्बिटर है इंटरप्रेट करने वाला कानून को और आइन को, उसने ये कहा कि सारी सियासी जमातों की फंडिंग जो है वो चेक की जाए। किसी सियासी जमात की फंडिंग चेक नहीं हुई। पीटीआई ने कभी इतराज नहीं किया कि फंडिंग चेक ना करो, ये भी इतराज नहीं किया कि हम रसीद नहीं देते, ये भी इतराज नहीं किया हम ट्रेल नहीं बताते। हमने रसीदें भी दी, ट्रेल भी बताए, हजारों रसीदें भी, हजारों तरीके से आने वाला पैसा जो था उसको हमने सारे का सारा रखा उनके सामने। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलवी साहब की JUIF जो है, उन सब को एक पार्ट ट्रीट किया जाए, क्योंकि आइन का आर्टिकल 4, 9 और 25 ये कहते हैं कि सिमिलरली प्लेस्ड पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। कि एक तरह के हालात में या एक तरह के मामले में जो लोग हैं उनसे मुसावियाना सलूक तो किया जा सकता है, इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। फिर मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, फिर सवाल कर लीजिएगा। आखिरी बात यह कि पाकिस्तान में जो फॉरेन फंडिंग का ऑन रिकॉर्ड केस आया, फॉरेन फंडिंग, ये तो लोगों के मुंह पे जाके पड़ी है जो प्रोपेगेंडा करते थे। ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। फॉरेन फंडिंग ये होती है कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम करने के लिए कोई पार्टी काम ले, और या और किसी इस तरह के कौमी मुफाद के खिलाफ काम करने के लिए पार्टी बाहर से पैसे लेके काम करे। वो वायद केस बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद ने बताया। वो केस ये था कि नवाज शरीफ ने एक अरब शख्सियत से पैसे लेके उनकी गवर्नमेंट को, OBL से पैसे लेके उनकी गवर्नमेंट को गिराया। इसके ऊपर कभी तहकीकात नहीं हुई। और अभी भी नवाज शरीफ जब ये वहाँ पे उनकी शुरू हुई थी प्रोब जो बैक बर्नर पे चली गई, तो पता लगा कि 15 करोड़ रुपए उसने फंडिंग में से निकाले। फंडिंग कहाँ से आई कोई पता नहीं है, और वो खा गया या उन्होंने अपनी जेब में नवाज शरीफ साहब ने डाल दिए। तो ये वो मंजरनामा है जिसको सामने रख के
इस वक्त जो सवाल उठता है वो सिर्फ एक उठता है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था वो फंक्शंस ऑफशोर, यानी उनका दफ्तर खाली हो गया जो उन्होंने फैसला किया। ये लॉ का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन 80% कौम के नुमाइंदगान, जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, 12.5 करोड़ लोग हैं, उसके बाद केपी, वो इसको मुस्तरद कर चुके हैं इस इलेक्शन कमीशन को, इसकी क्रेडिबिलिटी को। इसीलिए जुमेरात के रोज हम उसके खिलाफ एहतजाज करें। अच्छा बाबर साहब, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है और जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, तो अब जो फैसला इन्होंने दिया है उस पर हुकूमत ये कह रही है कि कानून की रोशनी में इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो गैर मुल्की कंपनीज के नाम बताए गए हैं, कोई कनाडा कॉर्पोरेशन है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, फिर स्विट्जरलैंड से है, आपको नहीं लगता कि बदनीयती शामिल है? तो फिर तहकीकात भी आगे करेंगे, कोई ना कोई कनेक्शन निकालने की कोशिश की जाएगी किसी पॉलिटिकल शख्सियत के साथ, या फिर कुछ ऐसा आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्ट जिस मुल्क में साइफर के जरिए रिजीम चेंज हो सकती है जिन लोगों के लिए, और जिस मुल्क में साजिश के जरिए से मुदाखलत बैरूनी हो सकती है, और जिस मुल्क में वजीर आजम को ये नहीं पता कि क्या हो रहा है और कहा जा रहा है कि वजीर आजम को हटा दो, लिखा हुआ भेजा जा सकता है, वहाँ तो कोई भी की जा सकती है, लेकिन कानूनन कुछ भी नहीं हो सकता। आइन के मुताबिक जीरो क्या -0 भी कुछ नहीं हो सकता। मैं 2 इस पे आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता। मैं वजूहात अब आपके सामने रखता हूँ और बोल के देखने वालों के। वैसे बोल बड़ा बोल्ड है और बड़ी बोल्ड रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं और एंकरिंग करते हैं, और आप सारी टीम को मैं मुबारकबाद और शाबाश दोनों भैया मुश्त देना चाहता हूँ। अब आप आ जाइए हमारे, मैं जो 2 वजूहात बताना चाह रहा था जी। पहली वजह ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जितनी भी रजिस्टर्ड, अगर तो सब की तहकीकात मुकम्मल हो जाएं और उसके बाद ये पता लगे इलेक्शन कमीशन के फैसला उतना ही कर सकेंगे। 2017 में कानून बदल गया, ये भी मैं बता देता हूँ, और 2017 के कानून के नीचे ये फैसला नहीं था। ये जिस फैसले के नतीजे था, मैंने आपको बता दिया कि वो फैसला हो गया। वो फैसला हुआ, उसमें कुछ भी नहीं निकला। जिन कंपनियों को ये बता रहे हैं मिसाल के तौर पे कि ये फलानी है फलानी है फलानी है, वो डिक्लेयर किसने की है? सारी हमने की है। और उनकी जो फंडिंग है उसको किस तरह से स्कैंडलाइज किया जा सकता है? किसी भी तरीके से स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता। 2 काम उन्होंने करने की कोशिश किया, मैं दूसरा नुक्ता उस पर आ गया हूँ। एक, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने, जिस वजह से उसकी शदीद जानिबदारी जाहिर होती है कि हमें दफ्तर ये बताए कि और हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। आप तो फंक्शंस ऑफशोर हो गया और आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? आप लोगों के घरों की तलाशियां लेना शुरू कर दें, FIA बन जाएंगे, मैप बन जाएंगे, FBI आप बन जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कि उस कानून में जो लिखा हुआ है उससे आगे आप नहीं जा सकते। दूसरी जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कोई एफिडेविट दिया है। वो एक सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एफिडेविट। एफिडेविट सीधा सीधा बयाने हल्फी होता है, और सर्टिफिकेशन ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफाइड ये अकाउंट्स हैं पार्टी के, वो पार्टी की तरफ से पेश किए गए हैं जो, और पार्टी के लोगों ने कहा है उस सर्टिफिकेशन को वो समझ रहे हैं कि ये कोई एफिडेविट हो सकता है। वो भी उनका मिसफायर है, एंड बेसिकली दे आर शूटिंग देयर ओन फुट। तो बाबर साहब, ज़ाहिर है इस एफिडेविट के गलत होने के साथ साथ वो 13 अकाउंट्स की जानिब भी तो इशारा कर रहे हैं कि 13 अकाउंट्स पीटीआई की जानिब से छुपाए गए हैं। सिर्फ 8 अकाउंट्स की पीटीआई ने तस्दीक किया और उनको ओन किया है। ये 13 अकाउंट्स कौन से हैं जिसकी इलेक्शन कमीशन बात कर रहे हैं? वो भी गलत है। उसके ऊपर हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, और फिलहाल जो असली बात यह है कि जो स्पॉन्सर्ड थे और जो जितने भी थे उसके बेनिफिशियरीज, उनका बयानिया नाकाम हो गया कि कोई फॉरेन फंडिंग आई है। या तो ये हो ना कि एक ऐसा इदारा हो जिसने मुस्लिम लीग नून को भी आज रात को 11 बजे तलब कर रखा हो, और उसके साथ ही मौलाना को 12 बजे से लेकर 2 बजे तहज्जुद के वक्त बुला रखा हो, फिर तो आप कहेंगे कि कोई प्रो हो रही है और जो वो कह रहे हैं वो क्रेडिबल है। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन वो मौलाना और उनके कैंडिडेट और PDM के कैंडिडेट को वो वहाँ हराने के लिए मैदान में आते हैं, तो उनके भाई को कुर्बाना हो जाता है और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिसको फिर कोर्ट कहती है नहीं ये इलेक्शन लड़ेगा। एक इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। वो बात ये है कि शाह मोहम्मद एक हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं बनू के, वहाँ पता लगा कि मौलाना का एक और कैंडिडेट हार सकता है।
तो उनके बेटे को डिस्क्वालीफाई किया गया, न सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया गया, पर्चा किया गया उनके खिलाफ, बल्कि जो शाह मोहम्मद हैं कि इलेक्शन बेटा लड़ रहा है। पहले तो आप सुनते होंगे ना कि बेटे के जुर्म की सजा बाप को या बाप के जुर्म की सजा बेटे को नहीं मिल सकती। बेटा इलेक्शन लड़ रहा है और बाप को मिनिस्ट्री से हटा के उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो भी कोर्ट ने ओवररूल कर दिया। तीसरा आपको याद है और सबसे बड़ी मिसाल डस्का एक केस स्टडी है कि 24 पोलिंग स्टेशनों में कहा गया कि गड़बड़ हुई है। ये दरखास्त भी जो खातून इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी जो है वो अभी तो आया है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, आप जो मिसालें दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।